Good morning, everybody. Today, I would like to tell about the relative density. Archimedes principle already in my previous video, I discussed about Archimedes principle. तो आज के क्लास में मैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए बॉडी के बारे में बता रहा हूँ. रिलेटिव इट मीन्स हम किसी के साथ कंपेयर करके कुछ डिफाइन करते हैं तो उसे हम रिलेटिव बोलते हैं, जैसे कि रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव स्ट्रेंथ, लाइक दैट. ओके, सो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी बोले तो क्या, दैट वी हैव टू नो. रिलेटिव डेंसिटी मीन्स एक रेशियो है. किसका रेशियो है बोले तो वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, वेट ऑफ बॉडी इन एयर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर. तो आप सब लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल जान चुके हैं. तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या होगा, वेट ऑफ बॉडी इन एयर बोले तो मैंने आपको बोला W1 बोल के मैं सिंबल दिया था लास्ट क्लास में. वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर मीन्स इट इज़ अप थ्रस्ट बियॉन्ड फोर्स, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल व्हेनेवर ए बॉडी इज कंप्लीटली और पार्शियली इमर्स्ड इन लिक्विड देन इट एक्सपीरियंस एन अप थ्रस्ट एंड दैट अप थ्रस्ट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी. सो देयरफॉर वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर मीन्स इट इज़ अपथ्रस्ट. सो अपथ्रस्ट क्या होगा, W1 डिवाइडेड बाय, देखो वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर ही अपथ्रस्ट होगा. अगर इसको और एक तरीके से लिखे तो रिलेटिव डेंसिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय अपथ्रस्ट क्या होगा, कंप्लीटली इमर्स्ड केस में वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अगर ये कैंसिल हो जाएंगे तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी बॉडी इज डेंसिटी ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. ये है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी. और एक डेफिनेशन आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल के, ये दोनों आप याद रख लीजिए. स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, देखो वेट ऑफ ए बॉडी इन एयर W1 है बोल के लीजिए, ए वेट ऑफ बॉडी इन एयर. वेट ऑफ बॉडी इन एनी लिक्विड वो क्या है, नहीं तो आप WA बोल के लीजिए. वेट ऑफ बॉडी इन एनी लिक्विड इज WL एंड वेट ऑफ बॉडी इन वाटर इज WW. तो ऐसा केस में स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसा लिखा जाता है, तो लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड, लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी, लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी इन वाटर. इसका मतलब है वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड डिवाइडेड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर कर दो, आपको आंसर क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगा. थोड़ा इसको सॉल्व करें तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, सिग्मा L बोल के ले लो लाइक दिस, इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द वाटर इंटू जी. तो ऐसा करने से डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर आप करें तो ये भी आपको एक स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगा. जैसे लिक्विड के केस में लिक्विड रिस्पेक्ट टू वाटर है तो इस तरह से, अगर रिलेटिव डेंसिटी क्या है, बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है तो इस तरह से. इन जनरल रिलेटिव स्पेसिफिक ग्रेविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी. सो इस तरह से आपको रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका कैलकुलेट करने के लिए आना चाहिए. वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड डिवाइडेड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर करना, उनका तो रेशियो लेना, तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगा. रिलेटिव डेंसिटी बोल तो डायरेक्टली अगर डेंसिटी मालूम है तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी को डेंसिटी ऑफ द वाटर से डिवाइड कर दो, रिलेटिव डेंसिटी. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, इतना याद रखो बस आप. और ये इतना याद रखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये जो है ना, ये इतना याद रखो बस. ये दोनों याद रखिए, फॉर फ्यूचर प्रॉब्लम्स आपको हेल्प हो जाएगा. सो फ्लोटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. लेट अस कंसिडर ए बॉडी ऑफ वॉल्यूम V. आप एक बॉडी ले लो जिसका वॉल्यूम है V. V इज़ द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी. तो बॉडी का वेट कैसे लिखोगे, ये देखो V इज़ द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, राइट, कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी. इसका वेट कैसे लिखोगे, वेट ऑफ बॉडी इन एयर, वेट ऑफ बॉडी इन एयर कैसे लिखोगे बोलिए आप, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखोगे. क्यों ऐसा लिख रहा हूँ बोले तो ये टॉपिक के लिए मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है. वेट ऑफ द बॉडी इन एयर का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, सो डेंसिटी ऑफ द बॉडी नॉट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वेट इन एयर हो गया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रख ले एक फार्मूला, राइट. अब नेक्स्ट
फ्लोटेशन क्या है? आप एक बॉडी को लीजिए, वो बॉडी को पानी में completely immerse कर दीजिए. Let us consider a body of volume V. Let us consider body of volume V, density rho, and completely first immerse it in liquid or water. तो क्या होगा? देखो, ये पानी है समझो, एक कंटेनर है, दिस इज ए कंटेनर राइट, इसमें पूरा पानी है. ओके, इसको समझिए आप राइट. ये क्या है? लिक्विड है. लिक्विड का डेंसिटी क्या है? ये जो लिक्विड है इसका डेंसिटी है सिग्मा. अब इसमें मैं एक बॉडी को यहाँ से फेंक दिया, ये एयर में था, ये बॉडी एयर में था. देखिए आप, ये बॉडी जो है एयर में है, इसका वॉल्यूम है V. मैंने इसको फेंक दिया ऊपर से, रिलीज़ कर दिया, सीधा अंदर जाएगा. फर्स्ट इट केम इनसाइड, ये कम्प्लीटली अंदर आ गया. अब क्या होगा अंदर आने के बाद? जैसा मैं आपको पहले बताया, अंदर आने के बाद इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट एक्ट होगा और इसका वेट डाउनवर्ड रहेगा. इसका ये जो एयर में जो इसका वेट है, दिस इज़ वेट इन एयर, ये डाउनवर्ड एक्ट होगा और पानी की वजह से एक अपथ्रस्ट एक्ट होगा राइट. तो इसमें 3 केस आ जाएंगे. केस नंबर 1 क्या होगा? देखो, केस नंबर 1 ये आप स्टडी करो. केस नंबर 1 क्या है बोले तो, डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. डेंसिटी ऑफ द बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड से कम है तो क्या होगा? दिस इज फर्स्ट केस. तो इस केस में क्या होगा बोले तो, देखो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला लिखो एक तरफ आप. टू राइट अपथ्रस्ट क्या है? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. वेट ऑफ द बॉडी इन एयर क्या है बोलो? वेट ऑफ बॉडी क्या है? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी रो इंटू जी. दिस इज W1 राइट. दिस इज अपथ्रस्ट, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर है ये. ओके, अब देखो, अगर ये बॉडी कम्प्लीटली अंदर इमर्स हो गया, अगर और इसका ये देखो, ये बॉडी कम्प्लीटली इमर्स हो गया तो ये वॉल्यूम दोनों सेम. नेक्स्ट, डेंसिटी क्या है बॉडी का? कम है. लिक्विड का क्या है? ज़्यादा है. तो ये लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा हो गया और बॉडी का डेंसिटी कम हो गया राइट. तो क्या होगा इस केस में? इस केस में क्या होगा? नहीं तो पहला केस क्या करो आप, यू जस्ट टेक द डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड राइट. डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ले लो आप. वाटर से भी बॉडी का डेंसिटी ज़्यादा है तो क्या होगा? ये ज़्यादा रहेगा. देखो, ये बॉडी का डेंसिटी ज़्यादा है तो ये टर्म क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, बिकॉज बॉडी तो कम्प्लीटली इमर्स है. तो ऐसा केस में क्या होगा? बॉडी का वेट डाउनवर्ड, अपथ्रस्ट क्या है? अपवर्ड. तो ये V रो सिग्मा जी, ये क्या है? V रो जी. कौन ज़्यादा है? ये ज़्यादा है राइट. तो इसका मतलब नेट फोर्स किधर रहेगा? डाउनवर्ड रहेगा. तो ये जो फोर्स है ये दोनों का डिफरेंस रहेगा. बॉडी सीधा सिंक हो जाएगा. ये केस में बॉडी कम्प्लीटली इमर्स हो जाएगा और ये बॉडी आके नीचे रुक जाएगा. दिस इज़ फर्स्ट केस. पूरा सिंक होगा इस केस में. बॉडी विल कम्प्लीटली सिंक इनसाइड द वाटर एंड इट विल सेटल एट द बॉटम. तो ऐसा केस में वेट ऑफ द बॉडी कितना रहेगा? देखो, वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर, दैट इज मैं आपको W2 कभी भी बोलता था, क्या रहेगा वो? वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस अपथ्रस्ट, ये रहेगा वेट ऑफ द बॉडी. ये आप याद रखना. दैट इज आपको मैं बताया ना, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर इंटू ब्रैकेट 1 माइनस सिग्मा बाई रो. ये फार्मूला यूज़ करना, क्योंकि अपथ्रस्ट का फार्मूला यहाँ मालूम है. ये भी डाल दो वहाँ पे, ये कॉमन ले लो तो 1 माइनस सिग्मा बाई रो आएगा. ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ. तो ऐसा केस में क्या रहेगा? बॉडी विल लूज इट्स वेट एंड इट विल कम्प्लीटली सिंक इनसाइड द वाटर. इट विल नॉट फ्लोट, इट विल सिंक एट इक्विलिब्रियम कंडीशन. इसको ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम कंडीशन के केसेस बोलते हैं. सेकेंड केस में क्या होगा? देखो, सेकेंड केस क्या है बोले तो, डेंसिटी ऑफ द बॉडी और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दोनों इक्वल है. ये रो बोले तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी, रो ये जो है ना, ये बॉडी के पैरामीटर्स है, डेंसिटी ऑफ द बॉडी, और सिग्मा बोले तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. अब ये दोनों इक्वल है तो ऐसा केस में क्या होगा? देखो, इक्वल है बोले तो इधर मैं V G से मल्टीप्लाई करूँगा, V रो G हो जाएगा, और इधर भी मैं V और G से मल्टीप्लाई V सिग्मा G. देखो, ये दोनों तो इक्वल है. और बॉडी को आप कम्प्लीटली अंदर इमर्स करने के बाद, इसको पूरा अंदर डुबाने के बाद दोनों वॉल्यूम भी इक्वल हो जाएंगे. तो इसका मतलब ये LHS इक्वल टू RHS हो गया. तो इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन हो गया. तो अटेन होते ही क्या होगा? डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स दोनों इक्वल रहेंगे. तो ऐसा केस में क्या होगा? बॉडी विल फ्लोट लाइक दिस. याद रखो,
ऐसे केस में क्या होगा, बॉडी विल फ्लोट विथ इट्स अपर सरफेस टचिंग द सरफेस ऑफ द वाटर लाइक दिस, बॉडी विल फ्लोट लाइक दिस, क्योंकि वॉल्यूम भी कंप्लीटली इमर्स्ड है और डेंसिटी भी इक्वल है, तो पूरा सरफेस को अपर सरफेस टच करे जैसा वो फ्लोट करेगा। सो दिस इज द सेकेंड केस। यहाँ पे व्हाट इज अपरेंट वेट, देखो जब ये दोनों इक्वल रहेंगे, ये चीज़ क्या है, वॉल्यूम वेट ऑफ द बॉडी है W1 है, और ये क्या है, अपथ्रस्ट है। व्हेन अपथ्रस्ट इज इक्वल टू W1, तो अपरेंट वेट क्या होगा, इन दिस केस अपरेंट वेट इज इक्वल टू W1 माइनस अपथ्रस्ट है, तो W1 माइनस अपथ्रस्ट अगर आप करेंगे, अगर ये दोनों इक्वल रहेंगे, व्हाट इज अपरेंट वेट, अपरेंट वेट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 0 एंड बॉडी विल फ्लोट such that the top surface of the body is at the surface of the water. Okay, so this is the flotation when sigma is equal to rho, when sigma is equal to rho. This is the first, second case. Now third case में क्या रहेगा, that I will tell you. देखो चीज़ों को समझना, समझ के पढ़ना, that is very important. बच्चे आजकल कैसा कर रहे हैं, मतलब they are not studying the synopsis, they are directly solving problems. वो ऐसे सोचते हैं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, पहला कंसेप्ट को समझो, देन उसके बाद गिवन डाटा लिखो, गिवन डाटा लिखने के बाद थोड़ा मैथ्स यूज़ करो, आंसर आ जाएंगे। खास बात यह है कि फिजिक्स इज़ वेरी इजी, ये किसी को पता नहीं है। ओके, अच्छा पढ़ना चाहिए, दैट्स ऑल, राइट। तो थर्ड केस क्या है, व्हेन डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज़ लेस देन सिग्मा, डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज़ लेस देन सिग्मा। तो ऐसा क्या होगा, जब आप वाटर लोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जब आप वाटर लोगे, देखो जब आप वाटर लोगे तो क्या होगा, अगर बॉडी को आपने पूरा अंदर डुबा दिया, पहला जब आप फेंकते ही पहला बॉडी अंदर चला जाएगा, जब अंदर चला जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी कम्प्लीटली अंदर गया। तो देखो इधर मैंने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, इधर मैंने रो, इधर जी, ये लेस देन ए बी वॉल्यूम, ये सिग्मा, ये जी, बॉडी अंदर पूरा डूबे से। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, दिस इज़ वेट इन एयर एंड ये क्या है, अपथ्रस्ट। तो इसका मतलब ये केस में अपथ्रस्ट ज़्यादा है, वेट कम है, तो बॉडी का वेट जो नीचे एक्ट हो रहा है ये कम है, ऊपर जो अपथ्रस्ट एक्ट हो रहा ये ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा हो गया तो नेट फोर्स किधर हो गया, ऊपर हो गया, तो बॉडी क्या होगा, सीधा ऊपर आएगा। कहाँ तक ऊपर आएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ अटेन होगा, बॉडी स्टेशनरी कब रहेगा, जब अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स इक्वल रहेंगे तभी बॉडी रेस्ट में रहेगा। तो ये बॉडी जब ऊपर आएगा, तो अगर ये सिचुएशन आ गया तो रहेगा क्या, देखो अगर ये सिचुएशन अटेन हो गया तो ये भी इक्वल, और ये रो क्या है, कम है, ये रो क्या है, कम है सिग्मा से। तो इसका मतलब अभी भी ये नहीं हो गया, दोनों इक्वल नहीं हो गए। दोनों इक्वल होना बोले तो ये रो सिग्मा से जितना कम है, देखो ये वॉल्यूम क्या होना, देखो दिस सिग्मा इज मोर, राइट, ये सिग्मा क्या है, ज़्यादा है, तो ये वॉल्यूम क्या होना, डिक्रीज होना। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी शुड डिक्रीज। ये पानी के अंदर वॉल्यूम इनसाइड द वाटर कम अगर हो गया तो दोनों बैलेंस होने के चांसेस रहते हैं, लाइक दिस। देखो ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, तो ऐसा सिचुएशन आ जाएगा ये केस में। देखो पानी यहाँ तक है, पानी यहाँ तक है, लाइक दिस। अगर वो बॉडी इस तरह से आ गया अब ऊपर, अब देखो ये केस में वॉल्यूम ऑफ द बॉडी वी ही रहेगा, डेंसिटी ऑफ द बॉडी जी, ये रो एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। लेकिन अब वॉल्यूम इनसाइड अपथ्रस्ट में क्या है, मैं आपको पहले ही बोला, अपथ्रस्ट में तो वॉल्यूम इनसाइड द वाटर, डेंसिटी ऑफ द वाटर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो वॉल्यूम इनसाइड क्या हो गया, कम हो गया, इतना ही पानी के अंदर है, अब थोड़ा ऊपर आ गया तो ये कम क्या हो गया, वॉल्यूम इनसाइड एक डिक्रीज हो गया। क्या था, रो सिग्मा से कम था, तो इसीलिए ये प्रोडक्ट पहला ज़्यादा था, लेकिन अब वॉल्यूम कम हो गया, यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है, ये वॉल्यूम कम हो गया। ये वॉल्यूम कब तक कम होता बोले तो ये दोनों इक्वल होने तक कम होता। तो ऐसे केस में सिग्मा इज रो इज़ लेस देन सिग्मा केस में वॉल्यूम इनसाइड द वाटर डिक्रीज होता, ये बॉडी पानी में पार्शियली इमर्स्ड हो जाता, थोड़ा पोर्शन इसका पानी में रहता, थोड़ा पोर्शन पानी के बाहर रहता। सो क्योंकि अपथ्रस्ट में हमें वॉल्यूम इनसाइड द वाटर, बिकॉज अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, तो इस तरह से वॉल्यूम खुद कम होकर रेशो को इक्वल कर देता। जब वॉल्यूम कम होकर रेशो इक्वल होता तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाता एंड बॉडी विल स्टार्ट्स फ्लोटिंग। तो ऐसे केस में इफ डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ द वाटर
देन बॉडी विल फ्लोट पार्शियली सबमर्ज इनसाइड द वाटर, ये आप याद रखना। ओके, यहाँ दिस वी आई इज लेस देन वी, अब इक्वल हो गया स्टेशनरी कंडीशन। तो इस केस में भी अपरेंट वेट क्या रहेगा, अपरेंट वेट ये दोनों इक्वल रहने की वजह से फिर से 0 रहेगा। सो दिस इज़ द फ्लोटेशन। तो इसका मतलब ये तीनों केसेस स्टडी करने से आपको एक बात मालूम होता है जिसको लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी बोलते हैं। कौन सा भी बॉडी अगर फ्लोट होना, इफ़ एनी बॉडी टू फ्लोट the minimum condition is the density of the body should be less than or equal to density of water। देखो, density of the body is less than density of water and density of the body equal to density of the water। इसका मतलब क्या है, ये दो केस में वो फ्लोट हो सकता है। इसका मतलब है to make the body float on the surface of water at least the weight of the water displaced by the body should be equal to the weight of the body। so this is the law of flotation। तो ये तीनों केस आप स्टडी करना। let us consider water and let us consider a body which is floating like this। याद रखो, जब ये बॉडी फ्लोट होता रहता बोले तो यहाँ पे एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी रहता, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और सेंटर ऑफ बायोन्सी ऑफ द लिक्विड रहता। अगर ये दोनों एक ही लाइन में हैं देन बॉडी विल फ्लोट वर्टिकली लाइक दिस। तो इसको रोटेटरी इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अगर सपोज समझो कि ये बॉडी के ऊपर इस तरह से एक फोर्स एक्ट हो गया ये डायरेक्शन में, तो क्या होगा, तो क्या होगा बोले तो यहाँ पे दो केस आ जाएंगे। इसमें पहला केस है यहाँ तक पानी, देखो आप, इसका पहला केस है लाइक दिस। ये बॉडी अब इस तरह से इसको आपने टिल्ट किया, तो अब क्या हो गया, पहले इनिशियल कंडीशंस क्या थे, यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, यहाँ सेंटर ऑफ बायोन्सी था। तो ये था जो लाइन विच जॉइन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द सेंटर ऑफ बायोन्सी। ऐसा ही किसी भी बॉडी को ऐसा टिल्ट किया आपने टिल्ट किया तो क्या होगा, सेंटर ऑफ बायोन्सी शिफ्ट होगा। सपोज सेंटर ऑफ बायोन्सी समझो यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो गया समझो, राइट। नाउ द न्यू सेंटर ऑफ बायोन्सी इज बी डैश। तो याद रखो सेंटर ऑफ बायोन्सी से आप एक वर्टिकल लाइन खींचो लाइक दिस। ये वर्टिकल लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये उसका इनिशियल लाइन है। तो इसको मेटा सेंटर पॉइंट बोलते हैं। इसका मतलब देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये सेंटर ऑफ बायोन्सी इनिशियल, ये उनका वर्टिकल लाइन है लाइक दिस, ये उनका वर्टिकल लाइन है। ये जो लाइन है ना, ये दिस इज द वर्टिकल लाइन। अब ये सेंटर ऑफ बायोन्सी यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया आपको ऐसा टिल्ट करने के बाद, तो ये नया वर्टिकल लाइन, ये इनिशियल वर्टिकल लाइन, नया वर्टिकल लाइन यहाँ पे कोइंसिड होगा। इस पॉइंट को मेटा सेंटर बोलते हैं। याद रखो अगर दिस मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर रहेगा तो ऐसा केस में ये बॉडी के ऊपर ऐसा कपल एक्ट होगा, वो इस बॉडी को फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन में वापस लाएगा। समझ में आया। सपोज इन द नेक्स्ट केस अगर ये बॉडी को आपने टिल्ट किया लाइक दिस, आपने टिल्ट किया, टिल्ट करने के बाद ये कंडीशन ऐसा हो गया बॉडी का लाइक दिस, याद रखो लाइक दिस।